Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 7th chapter from Home Science class 11th and the name of this chapter is Concerns and Needs in Diverse Context. इस चैप्टर में हमारे पास दो सेक्शन है, तो आज हम सेक्शन ए को पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में समझेंगे कि क्या होती है हेल्थ। तो देखो, हेल्थ क्या है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। इसके अलावा जितने भी पर्सन्स हैं, चाहे उनकी कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कहीं पे भी रहते हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, उनको पूरी ज़िंदगी अच्छी हेल्थ पाने का अधिकार है। कि वो सबको ये अधिकार है कि उनको मौका मिले कि वो अपने लिए अच्छी हेल्थ को अवेल कर पाएँ। अब हेल्थ और उसके डायमेंशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ का पहला डायमेंशन है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या होती है? इट रिफर्स हाउ वेल द इंडिविजुअल गेट्स अलॉन्ग विथ अदर पीपल एंड विथ सोशल इंस्टीट्यूशन। कैसे हम दूसरों के साथ और सोशल इंस्टीट्यूशन में रह के बिहेव करते हैं, उसी को हमारी सोशल हेल्थ कहा जाता है। मतलब सोसाइटी में हमारा कैसा बिहेवियर है, दूसरे लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, उसको हम सोशल हेल्थ कह सकते हैं। दिस इंक्लूड्स अवर सोशल स्किल्स एंड द एबिलिटी ऑफ फंक्शन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। हमारी सोशल स्किल्स कैसी हैं, हम कैसे एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी फंक्शन कर रहे हैं, ये सब सोशल हेल्थ में आता है। व्हेन वी आर फेस्ड विद प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस, सोशल सपोर्ट हेल्प अस टू कोप विद देम एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेसिंग अस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सोशल सपोर्ट की वजह से हम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाते हैं। सोसाइटी हमारी हेल्प करती है हमको उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में। पर्सन्स हु आर सोशली वेल एडजस्टेड टेंड टू लिव लॉन्गर एंड रिकवर फास्टर फ्रॉम डिजीज। जो लोग सोशली अच्छे से एडजस्टेड होते हैं वो ज़्यादा जीते हैं और डिजीजेज से भी वो जल्दी रिकवरी करते हैं। अ फ्यू सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है। तो अगर आपको किसी की सोशल हेल्थ देखनी है तो आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले ये कि उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है। जैसा उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा वैसी उसकी सोशल हेल्थ होगी। सेफ्टी इन वर्क प्लेस पे कैसी सेफ्टी है, हेल्थ सर्विसेज को वो एसेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। कल्चरल रिलीजियस बिलीव्स, उसके कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स कैसे हैं, वैल्यू सिस्टम कैसा है। सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन, किस तरह की उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है और किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो रह रहा है। तो ये सब का असर पड़ता है उसकी सोशल हेल्थ पे। इसके बाद हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। क्या होता है मेंटल हेल्थ? तो देखो, हमारी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग है, इसको हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं। एन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ वेलबींग कैन यूटिलाइज हर हिज कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज। जो मेंटली अच्छा होगा पर्सन, वो अपनी कॉग्निटिव और इमोशनल कैपेबिलिटीज को अच्छे से यूज कर पाएगा और डेली की जो डिमांड्स हैं उसकी डेली लाइफ की, उनको पूरा कर पाएगा। अगर कोई पर्सन की मेंटल हेल्थ पॉजिटिव है तो उसके क्या लक्षण है? तो ऐसा पर्सन जिसकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव है वो क्या होएगा? फील्स दैट ही इज कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। तो उसको ये फील होगा कि वो कैपेबल है और वो किसी से भी compete कर सकता है। मतलब अगर जो भी जिंदगी में उसके चैलेंजेस आएंगे उसको वो फेस कर सकता है। कैन हैंडल नॉर्मल लेवल ऑफ स्ट्रेस ही शी फेसेस इन डेली लाइफ। जो भी थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस है उसको वो फेस कर सकता है। हैज सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप सेटिस्फाइंग होते हैं, मतलब उसको ज़्यादा शिकायतें नहीं होती हैं अपने रिश्तों में। कैन लीड्स एन इंडिपेंडेंट लाइफ, एक अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। इफ फेसेस एनी मेंटल एंड और इमोशनल स्ट्रेस और इवेंट, ही शी कैन कोप विद देम एंड रिकवर फ्रॉम देम। देखो, सबके साथ ऐसा हो सकता है कि उसको स्ट्रेस मिले, चाहे मेंटल चाहे इमोशनल, सबको होती है स्ट्रेस। लेकिन जो ऐसा पर्सन है जिसकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव है, वो इन स्ट्रेस से बाहर भी आ जाएगा, रिकवर भी हो जाएगा। डू नॉट फियर थिंग्स, चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता नहीं है। डू नॉट फील डिफीटेड और डिप्रेस्ड फॉर अनयूजुअल लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। देखो, डिफीटेड हम महसूस कर सकते हैं, डिप्रेस्ड भी कुछ देर के लिए महसूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे देर तक नहीं होना चाहिए। अगर छोटी मोटी डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम है, तो वो उनको अच्छे से एनकाउंटर भी कर लेता है ऐसा पर्सन जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। फिर हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ क्या होती है कि हम कितने फिजिकली फिट हैं, कितना अपनी बॉडी को के जो भी हमारे फंक्शंस हैं डेली के फिजिकल फंक्शंस, उनको हमारी बॉडी कितने अच्छे से कर पा रही है। अ फिजिकली हेल्दी पर्सन इज एबल टू अंडरटेक नॉर्मल एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाता है, उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती और इन्फेक्शन और डिजीज से भी जल्दी प्रभावित नहीं होता। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का हेल्थ केयर। तो जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 लेवल पे हम हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर, तीसरा है टर्शरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होते हैं? जिनको हम पीएचसीज कहते हैं। यहाँ पे जब जब ये फर्स्ट लेवल का कांटेक्ट होता है किसी भी इंसान का और हेल्थ केयर सिस्टम का। मतलब जब भी हमको हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करनी है तो हेल्थ केयर सिस्टम से किसी इंडिविजुअल का जो कांटेक्ट पहली बार होगा वो पीएचसीज पे ही होता है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए हम पीएचसी पे ही जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ही जाते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर। जब कई बार ऐसा होता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे बहुत लिमिटेड सर्विसेज ही अवेलेबल हो पाती हैं। तो अगर कोई पर्सन को बहुत ज़्यादा उसकी हालत
ख़राब है तो वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज़ के लिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जो कि सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज़ में आते हैं, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज़ में आपके गाँव में, आपके टाउन में जो भी हॉस्पिटल होंगे गवर्नमेंट वाले, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल हैं वो सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर आते हैं। टर्शरी हेल्थ केयर की जब हम बात करते हैं तो व्हेन पेशेंट आर रिफर्ड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम फॉर स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव केयर, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सपोर्ट, सीरियस एंड मेडिकल केयर, देन इट इज़ कॉल्ड टर्शरी हेल्थ केयर। तो जब अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे भी अच्छे से इलाज नहीं हो पाता, वहाँ पे भी अगर जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल नहीं किया जा पाता, तो फर्दर आगे के डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर पे भेजा जाता है, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे होता है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो पाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। हमारे हेल्थ के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, हेल्थ जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल है, और विद ईच डायमेंशन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ के डायमेंशंस को प्रभावित करते हैं। और ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, हमारी हेल्थ को इंडिकेट करते हैं? सबसे पहला तो है मोर्टालिटी, मॉर्बिडिटी, कितने हम बीमार हैं, कौन कौन सी डिजीजेस हैं, डिसेबिलिटी रेट्स, क्या डिसेबिलिटी रेट चल रहा है, कितने लोग डिसेबल हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ केयर डिलीवरी, यूटिलाइजेशन, कितनी हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को मिल पा रही हैं, लोग उसको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, हेल्थ पॉलिसीज कैसी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की कैसी है, इन सब का असर पड़ता है हेल्थ पे। तो अगर कहीं की आपको हेल्थ देखनी है, कहीं स्पेशल एरिया की, तो आप ये देखो कि वहाँ का मोर्टेलिटी रेट क्या है, कितने लोग मर रहे हैं, मृत्यु दर क्या है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है, वहाँ पे लोग कितने बीमार हो रहे हैं, डिसेबिलिटी कितनी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये सब देख के आप पता लगा सकते हो कि वहाँ का हेल्थ, वहाँ के लोगों की कैसी होएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो देखो, हम जब न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करते हैं तो पहले के चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो हेल्थ अपने आप अच्छी होगी, और अगर किसी की हेल्थ खराब है तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी गिरने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ खराब है तो हमको कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप न्यूट्रिएंट ले भी रहे हो और वो आपके शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हो तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो जितने न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज भी हो पाएंगे, ठीक है। तो गुड न्यूट्रिशन इनेबल द पर्सन टू एंजॉय गुड हेल्थ। ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम इन्फेक्शन से लड़ पाएंगे, एनर्जी लेवल हमारा अच्छा रहेगा, डेली की एक्टिविटीज़ को हम बिना थके परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर चिल्ड्रन और अडोसेंस की बात करें तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, और उनके पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, मतलब उनका फुल पोटेंशियल, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, और वो अपनी पूरी क्षमता को यूज़ कर पाएँ, इसके लिए उनको न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो इनको भी एडिक्वेट न्यूट्रिशन ज़रूरी है, क्योंकि इनको सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, इकोनॉमिकली भी इनको प्रोडक्टिव रहना है, अपने फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं, तो इनको हेल्दी लाइफ की जरूरत होती है। इन टर्न द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन एंड फूड इनटेक। तो जैसा हमारा हेल्थ स्टेटस होगा उसी तरह का न्यूट्रिएंट हम लेंगे। मतलब अगर हम बीमारी की स्थिति में होते हैं तो हम दूसरे न्यूट्रिएंट लेते हैं, हमको कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत ज़्यादा होती है, कुछ की जरूरत कम होती है, तो हमारे हेल्थ पर डिपेंड करता है कि हमको कैसे न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो बताया गया है कि इलनेस के समय में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट बहुत तेज़ी से खत्म हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। देयरफॉर इलनेस एंड डिसीज एडवर्स अफेक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो डिजीज़ का हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं। हेंस न्यूट्रिशन इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ ह्यूमन लाइफ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो अगर ह्यूमन लाइफ की हेल्थ देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, तो उसका फंडामेंटल पिलर है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो हेल्थ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन होते हैं? जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में हमको चाहिए होते हैं। अब जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो उसमें तीन आते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फाइबर्स को भी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट में ही रखते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो विटामिन और मिनरल्स आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में, ठीक है। सम ऑफ देम फंक्शंस एज को फैक्टर एंड कोएंजाइम। इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे भी हैं जो को फैक्टर्स और कोएंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। न्यूट्रिएंट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को भी न्यूट्रिएंट प्रभावित करते हैं। The science of nutrition is concerned with access to availability and utilization of food and nutrients for life, growth, development and well-being. तो न्यूट्रिशन का साइंस क्या बताता है कि हमको न्यूट्रिएंट कितने मिल पा रहे हैं, कितने हम उसको ले पा रहे हैं, और कितने वो ज़रूरी है हमारे लाइफ की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारी वेलबींग के लिए। न्यूट्रिशन एज अ डिसिप्लिन स्टडीज द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड देयर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग हेल्थ प्रॉब्लम कॉज बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन। तो न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो लोगों की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने की इसमें कोशिश की जाती है। इसमें हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन एक डिसिप्लिन स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल नीड क्या है, उसको समझते हैं, और न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हो रही हैं उनको भी समझते हैं और उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो क्रॉनिक डिजीज हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो इसको हम क्योर करने का, प्रिवेंट करने का काम यहाँ पे करते हैं न्यूट्रिशन की हेल्प से। अब हम माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, जब भी हमको प्रॉपर
ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उस कंडीशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी कंडीशन के हिसाब से जो भी हमको न्यूट्रिएंट चाहिए अगर वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं या ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो अगर कोई भी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है न्यूट्रिशन का, तो उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन में दोनों आते हैं, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? जब हमको न्यूट्रिएंट जरूरत से ज़्यादा मिल गए तो ओवर न्यूट्रिशन है। अगर हमको कम मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट तो ये अंडर न्यूट्रिशन है। तो अगर हम गलत फूड की चॉइस कर रहे हैं तो हमको माल न्यूट्रिशन होएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन स्टेटस क्यों जरूरी है, क्यों हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेंटेन बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रखें, क्योंकि अगर बॉडी वेट अच्छा रहेगा तो हम इन्फेक्शन से क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। मेंटेन मसल्स मास, हमारा जो मसल्स का मास है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। उसके अलावा डिसेबिलिटी के जो चांसेस है, जो रिस्क है डिसेबिलिटी का, उसको भी कम करता है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन है तो हमारी डिजीज कम होएगी, हमको डिजीज का जो रिस्क है वो कम होगा। उसके अलावा हमको डिसेबिलिटी भी क्या होएगी, कम होएगी, और इसी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्टिविटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है। तो देखो, फूड जरूरी है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जरूरी है, पॉजिटिव हेल्थ जरूरी है, सैनिटेशन और हेल्थ जरूरी है, साफ सफाई जरूरी है, एसेस टू सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसको अवेल कर पाना जरूरी है। एजुकेशनल स्किल भी जरूरी है। इसके अलावा अच्छा इन्वायरमेंट भी जरूरी है, तभी हम प्रोडक्टिव हो पाएंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन। अगर हम बच्चों के एजुकेशन की बात करें तो अच्छे न्यूट्रिशनल स्टेटस का बच्चों के एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होगा, बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी, बच्चे का विजन अच्छा रहेगा। और अगर ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हुआ तो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, जिससे बच्चे की मेमोरी बढ़ेगी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसका अटेंशन स्पान भी अच्छा होगा। वो लंबे समय तक चीज़ों पे अटेंशन दे पाएगा, ध्यान दे पाएगा। और अगर उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो वो इन्वायरमेंट से अच्छे से इंटरेक्शन कर पाएगा। अगर उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो वो अपसेंट नहीं करेगा स्कूल में, उसका जो अपसेंटिज्म है वो घटेगा। इसके अलावा उसके फेल होने के चांसेस भी कम होंगे। ड्रॉप आउट नहीं होगा बच्चा। मतलब ड्रॉप आउट का क्या मतलब होता है कि बच्चे बीच में जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, बीमार नहीं हो रहा है वो। और अगर विजन अच्छा है तो विजुअल इंपेयरमेंट नहीं होगा, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का पॉजिटिव असर पड़ेगा बच्चे की एजुकेशन पे। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेलबींग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हम न्यूट्रिशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा रहेगा उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने 4 फैक्टर्स बताए थे जो न्यूट्रिशनल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है फूड एंड न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी। फूड आपको मिल रहा है और वो अच्छा फूड है, सिक्योर फूड है, न्यूट्रिएंट उसमें सारे सिक्योरिटी के साथ हैं, तो फिर उसका अच्छा असर आपकी बॉडी पे पड़ेगा। मतलब आपको फूड तो मिले, साथ ही साथ वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें भी किसी भी तरह की डिजीज फैलाने वाले चीज़ें ना हो। केयर फॉर द वनरेबल, अगर जो भी वनरेबल ग्रुप्स हैं जैसे ओल्ड लोग हो गए, अडोलसेंस हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो उनकी अगर केयर हो रही है तो न्यूट्रिशनल वेलबींग अच्छी होएगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होएगा। गुड हेल्थ फॉर ऑल, अगर सबकी हेल्थ अच्छी है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस अपने आप अच्छा हो जाएगा। इन्वायरमेंट सेफ है तो तभी भी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती हैं और उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो देखो, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम की हम जब बात करते हैं ना, तो हम अंडर न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। माल न्यूट्रिशन भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। माल न्यूट्रिशन के अंदर ही तुम्हारा अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन होता है। तो अंडर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर गरीब लोगों में आपको अंडर न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिलेगी। प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट उनको मिल नहीं पाते। और उनके छोटे बच्चे होते हैं, लैक्टेशन पीरियड में वो होती हैं जब, तभी भी उनको न्यूट्रिएंट की कमी होती है। और जब प्रेग्नेंट लेडीज में न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो इसका असर उनके बेबीज पे भी पड़ेगा, और जिसकी वजह से बेबीज के अंदर भी जो है अंडर न्यूट्रिशन होगा, जिसकी वजह से उनका वेट अच्छा नहीं होगा और वो हाइट में भी शॉर्ट रह जाएंगे, स्टंटेड रह जाएंगे। 1/3 ऑफ द बेबीज बॉर्न इन इंडिया आर लो बर्थ बेबी। तो हमें पता है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उसमें से लगभग 33% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वजन 2.5 kg से कम होता है। 2.5 kg वजन होना चाहिए बच्चों का, उससे कम अगर हुआ तो उनको लो बर्थ वेट बेबीज बोला जाएगा। सिमिलरली कंसिडरेबल परसेंटेज ऑफ वुमेन टू आर अंडरवेट। बहुत सारी वुमेन ऐसी भी हैं जो कि अंडरवेट हैं। देयर आर अदर न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया भी देखने को मिलती है। विटामिन ए की भी डेफिशिएंसीज होती है, और जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लाइंडनेस भी होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी भी होती है। अंडर न्यूट्रिशन हैज सेवरल नेगेटिव इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपका बॉडी वेट क्या है, कम है तो आप अंडर न्यूट्रिशन में हो। इसका असर हम बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ता है, इम्यूनिटी पे पड़ता है, इम्यूनिटी खराब हो जाती है, बच्चे डिसेबल भी हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है। आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, हेल्थ और डेवलपमेंट पे बुरा असर पड़ सकता है। छोटे बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में अगर आयोडीन की कमी है तो उनको गॉइटर हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन को।
और स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो, मिस कैरेज भी हो सकता है, ठीक है, और बच्चा गूंगा बहरा भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा बच्चा ऐसा भी पैदा हो सकता है जो मेंटली उतना अच्छा नहीं है। इसके अलावा बच्चों में बौनापन भी देखने को मिलता है अगर उनके अंदर आयोडीन की कमी है तो। फिर आयरन की डेफिशिएंसी है तो अनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा ओवर न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, ये भी अच्छा नहीं है। जब हमको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हम ले लेते हैं अपनी यूज़ से ज़्यादा, अपने जितना हमको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर हम न्यूट्रिशन ले लेते हैं तो वो ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। तो इससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है और पर्सन ओवरवेट भी हो सकता है, मोटापा तो होएगा, और अगर कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है उसकी वजह से। ओबिसिटी अगर है, मोटापा हुआ, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम उससे हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ होएगा, हार्ट डिजीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा। तो अगर मोटापा है तो ये तीनों प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, और इंडिया में ये तीनों प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन भी है, ओवर न्यूट्रिशन भी है। इसी वजह से कहा जाता है कि डबल बर्डन है इंडिया पे माल न्यूट्रिशन का, कि यहाँ पे दोनों तरह का माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ओवर न्यूट्रिशन भी और अंडर न्यूट्रिशन भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइजीन एंड सैनिटेशन। देखो चैप्टर का नाम क्या था, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन। तो न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, हेल्थ भी हमने पढ़ लिया, अब हम हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो दो तरह के हाइजीन दिमाग में आते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं हाइजीन के। पहला तो पर्सनल हाइजीन, दूसरा इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो जब हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो हमें खुद की साफ सफाई करनी है, ये हमें पता है। हेल्थ डिपेंड्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑन सोशल इन्वायरमेंट एज वेल एज ऑन लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग फूड इनटेक। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, और हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, और कैसा खाना हम खा रहे हैं, इन सब पे हमारा हेल्थ डिपेंड करता है। इट इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू हाइजीन। हेल्थ हाइजीन पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारी साफ सफाई नहीं रहेगी तो हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर पुअर हाइजीन है, हाइजीन खराब है, तो तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाइजीन की हम बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल हाइजीन भी हम देखेंगे, फूड हाइजीन भी हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल हाइजीन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स को ध्यान में रखना है हमको, फिजिकल फैक्टर को भी और बायोलॉजिकल फैक्टर को भी, ठीक है। इट कंप्राइजेस एक्सटर्नल मैटर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एट द डोमेस्टिक हाइजीन एंड कम्युनिटी लेवल। दिस इंक्लूड physical factor such as water, air, housing, radiation etc, as well as biological factors such as plant, bacteria etc। तो जब हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो हमको वाटर को साफ रखना है, एयर को, घर को, हमको अच्छा रेडिएशन चाहिए, ये सब हमको ध्यान में रखना है। जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो हमको प्लांट्स को अच्छा रखना है, हमें ये भी देखना है कि बैक्टीरिया आसपास कैसे हैं, वो ज़्यादा ना पनपे, ज़्यादा वायरसेस ना पनपे, एनिमल जो भी हैं वो भी साफ सुथरे हों, उनसे कोई गंदगी ना फैल रही हो। तो जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम बायोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर दोनों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमको इकोलॉजिकल कंडीशन को भी मेंटेन करना है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाना है, जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको हमको कंट्रोल करना है। फूड हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो फूड बॉर्न इलनेस बहुत ज़्यादा होती है जिसका बुरा असर पड़ता है हमारी हेल्थ पे। फूड बॉर्न इलनेस का क्या मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो फूड की वजह से होती है। जब कोई भी पैथोजेनिक, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे हमला कर देता है तो फूड खराब हो जाता है, और जब हम ऐसे फूड को खाते हैं जिसमें ये पैथोजेंस हैं तो हमको इलनेस होती है। सेवरल फैक्टर्स आर नीडेड फॉर अ फूड बॉर्न इलनेस टू ऑकर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर हैं, या तो ईदर द ऑर्गेनिज्म और द टॉक्सिन मस्ट बी प्रेजेंट इन द फूड ईटन। अगर जो भी खाना आप खा रहे हो अगर उसमें ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन जो भी है वो प्रेजेंट है तो आपको बीमारी होगी। द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी इन सफिशियंट नंबर। तो बहुत ज़्यादा अगर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में उपलब्ध हैं तो उसकी वजह से भी आपको बीमारी होगी। द कंटेमिनेटेड फूड मस्ट हैव बीन कंज्यूम्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी। आपने मिलावटी फूड, कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है, ऐसा फूड जिसमें ऑलरेडी मिलावट है। मिलावट अभी इसमें ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं, कोई भी फिजिकल चीज़ जैसे मान लो कंकड़ पत्थर, बाल, ये सब भी मिल सकता है, तो और कोई केमिकल भी मिल सकता है। तो कोई भी चीज़ आके फूड में मिल सकती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें न्यूट्रिशन समझा, हेल्थ समझा और हाइजीन को समझा। आई होप हमने जो भी आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।